हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे 2 दिसंबर 2021 थर्सडे न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, एक एक करके सारे आर्टिकल्स को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से बात की गई है ओमिक्रोन जो वायरस है, कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पे बात की गई है और इस वायरस को डिटेक्ट किया गया, कहाँ से किया गया है, इसके बारे में हम काफ़ी दिन से चर्चाएं कर रहे हैं। तो ओमिक्रोन जो वायरस है, इसको डिटेक्ट किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर से और इसके बाद में आज की डेट में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 24 से 25 कंट्री के अंदर ये जो वायरस है, ये फैल चुका है। तो इसको लेकर के यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि भाई कि इसको लेकर के हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमारी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं या जितनी भी हम मेडिकल सर्विसेज जो हैं हमारी, जो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं या कोविड पैंडेमिक से जो पॉजिटिव है या कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है, उसको हम जिस तरीके की सुविधाएं हम देते हैं या उसको जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम हमारी सारी तैयारियां रखें और इस वायरस को फैलने से रोकना है हमें किसी भी हाल के अंदर। ठीक है, नहीं तो ये क्या नुकसान कर सकता है इसकी जानकारी भी नहीं होगी। इस तरीके से ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा और क्या बातें रखी गई हैं, तो देखिए इन जो यूनियन गवर्नमेंट है इनके द्वारा ये कहा गया है कि ओमिक्रोन वेरिएंट को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए हमारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको हमने अभी डिले कर दिया है ना, उसके शेड्यूल को, जो कि 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही थी, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये कहा गया कि अभी हाल फिलहाल में हम इन फ्लाइट्स की डेट को हम एक्सटेंड करते हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ओमिक्रोन जो वायरस है इसके बारे में हम काफ़ी बार चर्चाएं कर चुके हैं, है ना। इसके मैंने आपको सारे वेरिएंट्स के नाम भी आपको मैंने बता दिए हैं और ओमिक्रोन जो वायरस है इसको मैंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाला गया है। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, है ना। फिर से हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो 7 अप्रैल 1948 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था और अ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा कहाँ पर आता है, तो ये चीज़ें भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कई बार। स्विट्जरलैंड के अंदर आता है इसका हेडक्वार्टर, है ना। और इसके अलावा हम बात करें मेंबर्स कंट्री की, तो 194 मेंबर्स कंट्री आती हैं इसके अंदर और राइट नाउ इसके चेयरपर्सन की हम बात करें तो टेड्रोस एधेनम राइट नाउ इसके क्या हैं, चेयरपर्सन हैं। ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ये इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर। और मैंने फिर आपको बताया था कि जो अ, जो ओमिक्रॉन वायरस है ये एक तरीके का कैसा वेरिएंट है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके का वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाली लिस्ट के अंदर इसको रखा गया है। क्लियर। इसके अलावा हम बात करते हैं 2021 जो है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इवन हम 7 अप्रैल को कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखना है। अब बात करें 2021 के इसकी थीम की बात करें तो इसका जो थीम था वो था बिल्ड अ फेयरर, यहाँ पे बात की गई बिल्ड अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो बिल्ड अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड ये 2021 का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था। ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। ठीक है।
इट्स टाइम टू बिल्ड अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर द एवरीवन एंड एवरीवेयर, इसको पूरे थीम के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले पार्ट की तरफ, और मैंने इसका आपको साइंटिफिक नाम भी बता चुका हूँ ओमिक्रॉन का, है ना। B.1.1.529 इसका साइंटिफिक नेम है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर। इसके अलावा हम बात करते हैं, अच्छा आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आज का क्वेश्चन बताना है, भारत के अंदर कौन से वेरिएंट थे जिनको डिटेक्ट किया गया था और उनके साइंटिफिक नेम क्या हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी कलेक्शन को लेकर के जानकारी दी गई है ना। कल के दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी जीडीपी है वो ग्रो करती हुई दिखी है सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर, इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था हमारे आर्टिकल के अंदर। आज उसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा गया है, जीएसटी कलेक्शंस जो है वो नवंबर मंथ के अंदर भी हमें बड़ा हुआ दिखाई दिया, या रेवेन्यू हमें ज़्यादा कलेक्ट होती हुई हमें दिखाई दी है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ग्रॉस जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसके कलेक्शन को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि नवंबर मंथ के अंदर 1,31,526 करोड़ के आसपास ये हमारा जो जीएसटी कलेक्शन मंथ रहा है, ये सेकंड हाईएस्ट मंथ रहा है अक्टूबर के बाद। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कोविड पैंडेमिक के बाद में अब जीएसटी जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो अब हमें बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक टेबल जो है रेवेन्यू कलेक्शन का जनरेशन का, उसमें ये बताएगा कि ये 2020 का आंकड़ा है और ये 2021 के अंदर का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल से लेकर के नवंबर मंथ तक के पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है कि अप्रैल में 2020 के अंदर कितना था, फिर उसके बाद हम बात करें अप्रैल 2021 के अंदर, तो ये कलेक्शन आपको कैसा देखने को मिल रहा है ना। तो ऑरेंज वाला जो है वो आपको सभी टेबल के अंदर सारे मंथ के अंदर आपको बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जीएसटी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे कि क्या इससे रिलेवेंट कोई डेटा पूछा जाएगा क्या, तो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो ये याद रखना है जीएसटी है क्या और जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जीएसटी के बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो 1 जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था भारत के अंदर। एक देश एक बाजार एक कर का सिस्टम भारत के अंदर लाया गया था। चलिए आप लोगों को बताना है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भारत के अंदर जो प्रमोट करते हैं जीएसटी के बारे में भारत को, कि भाई कि जीएसटी हमें पे करना चाहिए या जीएसटी अच्छी चीज है, इसके बारे में प्रमोशन किया जाता है। जीएसटी जो है वो भारत के अंदर 4 स्लैब के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये भी हम लोग काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। 5%, 12%, 18% एंड 28% के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और जीएसटी को लेकर के एक काउंसिल काम करती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की कौन सी समिट आपको देखने को मिली और वो समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। क्लियर। बिल के बारे में बात करें तो जीएसटी जो बिल था वो 122 नंबर का ये बिल था जिसको लाया गया था, और 101 अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। इसके अलावा आर्टिकल 246 ए के अंदर अमेंडमेंट किया गया, है ना, क्लॉज को जोड़ा गया, एंड 279 ए के अंदर जीएसटी काउंसिल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई कि भारत के अंदर जीएसटी काउंसिल को बनाएगा किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जीएसटी काउंसिल को बनाया जाएगा। तो ये जो जानकारी है वो आप लोगों को ध्यान में इसके अंदर रखनी है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला आर्टिकल, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को पेपर अच्छे तरीके से विजिबल हो। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ।
अगला आर्टिकल क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात की गई है, ड्राफ्ट को लेकर के बात की गई है। किसके ड्राफ्ट को लेकर के? तो देखिए सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट लाया गया है जिसमें कहा गया है एनसीआर रीजनल जो प्लान 2 है इसको पब्लिश किया जाएगा फॉर द फीडबैक, है ना। एनसीआर रीजन के अंदर रहने वाले लोगों से इसका फीडबैक लिया जाएगा कि भाई कि जो हम ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं रीजनल प्लान फॉर द 2041 फॉर द नेशनल कैपिटल रीजन को लेकर के। मतलब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, इसके दायरे को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा, इसके एरिया को कम किया जाएगा ताकि दिल्ली के अंदर हम अच्छे तरीके से क्या कर सकें? डेवलपमेंट के काम कर सकें या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है और ये किसके द्वारा लाया गया है? तो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के तहत इस चीज को लाया गया है। क्या बोला जा रहा है? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के तहत एनसीआरपीबी के तहत ये प्लान को लाया गया है, अप्रूव्ड किया गया है। ड्राफ्ट रीजनल प्लान फॉर द 2041, इसके तहत हम क्या करेंगे? इसके साइज को, एनसीआर के साइज को क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा। अब एनसीआर के साइज मतलब, क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं दिल्ली की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर बात कर रहे हैं जिसके अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीआर के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं भाई? तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके अलावा कितने स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर शामिल किया जाता है? तो 3 स्टेट्स इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से स्टेट्स आते हैं तो वो आपको जानकारी रखनी है। एक तो आता है राजस्थान, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, फिर है उत्तर प्रदेश और उसके बाद में है हरियाणा। तो ये 3 स्टेट हैं जिसके डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर लाए जाते हैं, जिसको ही हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट लिया जाएगा दिल्ली के अंदर और वो होगा राजपथ, ध्यान रखना, सॉरी, राजघाट वाला जो इलाका है, वहां से जो भी 100 किलोमीटर का जो भी दायरा होगा, राजघाट दिल्ली से 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आने वाला जो भी एरिया होगा उसको हम एनसीआर कहेंगे। और उसके अलावा जो भी एरियाज होंगे या जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो वापस से उन स्टेट्स के अंदर हो जाएंगे, मतलब वो एनसीआर के पार्ट नहीं कहलाएंगे। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे ये ड्राफ्ट लाया गया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है, ताकि हम नेशनल कैपिटल रीजन को, एनसीआर को अच्छे तरीके से क्या कर सकें? डेवलप कर सकें। इसको, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ये है वो ड्राफ्ट जिसमें चर्चाएं की गई हैं। आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे अगला आर्टिकल क्या बोलता है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है एलिफेंट्स की डेथ को लेकर के। यहाँ पे कहा गया है कि काफी सारी जो डेथ हैं एलिफेंट्स की वो हुई हैं कितने से कितने टाइम के बीच में? तो पिछले 10 साल के अंदर लगभग 1160 एलिफेंट्स की जान जा चुकी है। किन किन वजहों से? कॉज ऑफ डेथ के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से लगभग कुछ 741 जो एलिफेंट्स हैं इनकी डेथ हुई है। उसके बाद में ट्रेन हिट्स को इनके की वजह से 186 की डेथ हुई है। पॉचिंग की वजह से 169 एलिफेंट्स की डेथ हुई है और उसके बाद में पॉइजनिंग को लेकर के 64 जो डेथ है एलिफेंट्स की वो देखी गई है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो डेथ आपको टॉप पे देखने को मिलेंगी वो है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, यानी बिजली के तारों से टकराने की वजह से, है ना, या उनमें आने की वजह से इन एलिफेंट्स की डेथ हुई है। और उसके अलावा जो सेकंड जो डेटा आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट 186 एलिफेंट्स पिछले 10 साल के अंदर ये ट्रेन से टकरा करके मारे गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे एक डेटा निकल करके आया है। क्लियर? और ये जो डेटा है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये डेटा दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है ना, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो कर्नाटका एंड उड़ीसा के अंदर 133 एलिफेंट्स ईच टू द इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, यानी
बिजली की वजह से, बिजली के तारों से में आने की वजह से इन एलिफेंट्स की डेथ हमें देखने को मिली है। इसके बाद में असम के बारे में बताया गया कि 129 डेथ्स एलिफेंट्स की यहाँ पे हमें देखने को मिली, जो कि ट्रेन हिट्स की वजह से आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा और मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ कि भारत में क्या हम एलिफेंट्स के कंजर्वेशन को लेकर के काम कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल भारत में एलिफेंट्स के कंजर्वेशन और उनके प्रोटेक्शन को लेकर के काम किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, है ना? टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी भारत में काम किया जा रहा है। 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। उसी तरीके से भारत में एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर के आया गया है। ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसको लाया गया था 1992 के अंदर। ध्यान रखना है आपको, ताकि एशियन एलिफेंट्स जो वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनके कंजर्वेशन को लेकर के काम कर सकें। क्लियर? और हम उन रीजन में उनके लिए काम करें जहां पे एलिफेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। और आज की डेट में लगभग कुछ 16 ऐसे स्टेट्स हैं भारत के अंदर जिनके अंदर इन प्रोजेक्ट्स को हम चला रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में कितने जो है एलिफेंट रिजर्व हैं भारत के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है 32 रिजर्व्स हमने बनाए हैं भारत के अंदर इन एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला जो एलिफेंट रिजर्व है उसको हमने बनाया था 2001 में, और 2001 में पहला जो टाइगर मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहे हैं तो वो बनाया था सिंह भूम में, इसको बनाया गया था सिंह भूम एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड के अंदर ये आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें भारत के अंदर एलिफेंट्स का सेंसस कितने साल के अंदर कराया जाता है, तो एलिफेंट सेंसस जो है भारत में 5 साल में होता है। ठीक है, अभी जो लास्ट सेंसस आपको देखने को मिला वो 2017 के अंदर भारत के अंदर एलिफेंट सेंसस हुआ था, जिसके हिसाब से भारत में एलिफेंट्स का जो नंबर है वो है 27,312 एलिफेंट्स भारत के अंदर एलिफेंट्स हैं आज की डेट के अंदर। भारत में सबसे ज्यादा जो एलिफेंट्स के नंबर आपको देखने को मिलेंगे, भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट हैं कर्नाटका के अंदर। ठीक है, दूसरा आपको सबसे ज्यादा एलिफेंट्स जो देखने को मिलेंगे वो होंगे असम सेंसस के अकॉर्डिंग, और तीसरा केरला में फिर आपको एलिफेंट्स के नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए जानकारी बता दूं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स का जो नंबर है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो बोत्सवाना एक कंट्री है, बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 2,80,000 के आसपास आपको एलिफेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने और उनके कंजर्वेशन को लेकर के एवरी ईयर वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है भाई, है ना? इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस तरीके के डेज को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड एलिफेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, तो ये जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ डेटा जो है ये निकल कर के आया है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी, है ना? इसके अलावा और क्या जानकारी दी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जानकारी हमें देखने को मिली है, लेकिन ये बताया गया कि भाई कि जो सेंसस के अकॉर्डिंग एलिफेंट्स का जो नंबर है वो भारत के अंदर आपको डाउन होते हुए देखने को मिलेगा। 2017 के हिसाब से भारत में एलिफेंट्स का नंबर था 27,312। वहीं 2012 के सेंसस में भारत में एलिफेंट्स का जो नंबर था वो था 29,391 एलिफेंट्स। तो मतलब कहीं ना कहीं इनको हमें कंजर्वेट करने की जरूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना? तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पूरा डेटा आपको सही तरीके से समझ में आ गया है।
है ना? 2001 में सिंहभूम ये जो एलिफेंट रिजर्व है इसको झारखंड के अंदर बनाया गया था। ठीक है? इसके आगे हम बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल क्या बोलता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूपी की रिपोर्ट जो है वो आई है निकल के, उसमें ये बताया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो किस एक्ट के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगा या किस एक्ट के अंदर आपको देखने को मिले हैं। तो यूपी ने टॉप किया है सबसे ज़्यादा अरेस्ट के मामले में, अरेस्ट केसेस के मामले में, और वो भी कौन से एक्ट के अंदर। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सबसे ज़्यादा जो अरेस्ट है वो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में 361 अरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर 346, दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे आता है मणिपुर जिसमें 225 अरेस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर पिछले साल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये 2020 का डेटा है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी जो एक्ट है ये क्या है, तो इसको 1961 के 1967 में इसको लाया गया था। क्लियर? और इसमें ये एक्ट को इसलिए लाया गया था कि भाई कि देश की जो सोवरेनिटी है और जो इंटीग्रिटी है इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। डिस्टर्ब यदि कोई करता है ना, देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को, तो उसके अगेंस्ट में ये एक्ट को लाया जाएगा और उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा इसमें अमेंडमेंट कब किया गया है, तो 2004 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और टेररिस्ट एक्ट को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। टेररिस्ट एक्ट को भी इसके अंदर जोड़ा गया। फिर इसके बाद में 2019 के अंदर इसके अंदर एक बार और अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर और क्या पावर दे दी गई पार्लियामेंट के द्वारा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट बिल के तहत 2019 में ये कह दिया गया कि भाई कि टेररिज्म जो है, टेररिस्ट जो है उसको डेजिग्नेटेड किया जा सकता है इस यूएपीए एक्ट के अंदर। तो ये सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो इस एक्ट के अंदर वो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मणिपुर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और जो आपको ग्रे कलर में जो भी स्टेट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे एक भी इस एक्ट के अंदर अरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जो लाइट कलर में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 100 से 0 से 100 के बीच में आपको अरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जो थोड़ा सा डार्क रेड है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 200 से 300 के अंदर आपको अरेस्ट देखने को मिलेगा। और फिर जो सबसे ज्यादा डार्क रीजन आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अबव 300 जो केसेस हैं वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये एक छोटी सी जानकारी इस पेज के अंदर देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट इस पेज के अंदर नहीं है। आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे इंडिया ने ज्वाइन किया है G20 के ट्रॉय का जो पैक्ट है इसको ज्वाइन किया है। ये क्या होता है, तो भाई 3 देशों के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है। क्योंकि इस बार ये जो मीटिंग है इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जानकारी आप लोग को याद रखनी है कि G20 की जो 2021 की जो समिट है उसे ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, इटली के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है ना। इटली में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया। अब अगली जो समिट है G20 की 2022 के अंदर वो कौन करेगा, तो वो इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी, होस्ट की जाएगी। और 2023 देखिए ये जो समिट थी 2021 की वो इटली के द्वारा 16 नंबर की होस्ट की गई थी। 17 नंबर की जो समिट है 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा, और 18 जो समिट है 2023 में वो होस्ट की जाएगी किसके द्वारा, वो इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएगी। तो क्या होता है इसमें एक रूल ऐसा होता है कि भाई कि जो समिट को जिस ईयर में होस्ट कर रहा होता है उससे आने वाली 2 समिट को मिला करके वो जो कंट्रीज हैं
उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है, या वो एक क्या बोलते हैं, ट्राइलेटरल एक कंट्री बन जाती है जिसको ट्रायोका कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया ज्वाइन इंडोनेशिया एंड इटली, ताकि ये एक दूसरे को क्या कर सके, हेल्प कर सके, है ना, एक रणनीति बना सके आने वाले टाइम पीरियड के लिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है ना। G20 कब बना था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। G20 की यदि बात करें तो G20 जो है वो 1999 के अंदर बनाया गया ग्रुप था, है ना। और इसमें कितने देश आते हैं, तो 19 देश आते हैं इसके अंदर, 19 कंट्रीज आती हैं, और एक आता है ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन आता है। तो ऐसे हम बोलते हैं G20 ग्रुप इसके अंदर आते हैं। क्लियर हुआ? अब आप लोगों को इसकी जानकारी ये देनी है कि पहली जो इसकी समिट है वो कहाँ पे और कब ऑर्गेनाइज की गई थी, इसके बारे में आप लोगों को आंसर करना है। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या जानकारी दी गई है, तो देखिए यहाँ पे चाइना के एक इनिशिएटिव को कॉम्पीट करने के लिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा कहा गया, एक अनाउंसमेंट किया गया है, एक फंड को रिलीज किया गया है ताकि हम चाइना के एक इनिशिएटिव को क्या कर सकें, रोक सकें, जिसको हम कहते हैं BRI इनिशिएटिव। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूरोपियन यूनियन प्लान्स 300 यूरो बिलियन इंफ्रा फंड टू द काउंटर ऑफ द चाइनास BRI इनिशिएटिव। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये BRI इनिशिएटिव है क्या। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको चाइना के द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें चाइना ने अपने आसपास की कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर के यहाँ पे इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, जिसमें काफ़ी सारा फंड चाइना के द्वारा उन कंट्रीज को अवेलेबल किया जाता है, उनको उनको उनके इंफ्रा को मजबूत करने के लिए, ताकि चाइना इस रूट के तहत सेंट्रल एशिया, देखिए सेंट्रल एशिया एंड उसके अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट तक अपने बिजनेस को या अपने मार्केट को क्या कर सके, बिल्ड कर सके, अपने रूट को डेवलप कर सके। इतना लंबा ये जो इनिशिएटिव रूट है इसको बनाया जा रहा है। तो दो तरीके का रूट आपको देखने को मिलेगा, एक तो रोड रूट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा देखने को मिलेगा आपको कौन सा, मैरीटाइम रूट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ताकि ये दोनों रूट के थ्रू ये क्या कर सके, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और यूरोप वाले एरिया को क्या कर सके, आपस में कनेक्ट कर सके इस इनिशिएटिव रूट से। तो यहाँ पे ये जो यूरोपियन यूनियन है इसके द्वारा 300 बिलियन का यूरो का जो फंड है इसको रिलीज किया गया है, ताकि क्या किया जा सके, चाइना के इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्या किया जा सके, रोका जा सके या उसे कॉम्पीट किया जा सके। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए 300 यूरो बिलियन कहा जा रहा है, तो इसको यदि हम डॉलर में कंपेयर करें तो 340 बिलियन डॉलर के आसपास में ये अमाउंट है जिसको रिलीज किया गया है, ताकि वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके, और जिसको भी इस चीज के फंड की रिक्वायरमेंट है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस फंड को क्या कर सकता है, ले सकता है। यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की बात आई है भाई, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 1958 के अंदर इस ग्रुप को क्रिएट किया गया था, है ना। और यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 कंट्रीज का ग्रुप है। इससे कौन सी कंट्री अलग हुई है, अभी हाल ही में 2020 में इससे ब्रिटेन क्या हुआ है, एग्जिट हुआ है, तो जाकर के ये क्या हो गई है, 27 कंट्रीज का ये एक ग्रुप है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है ना। और बात करें यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट की, तो इसमें दो तरीके के प्रेसिडेंट आपको सुनने को मिलेंगे। एक होते हैं कमीशन प्रेसिडेंट, ध्यान रखना मेरी बात को,
एक होते हैं कमीशन प्रेसिडेंट। तो राइट नाउ कमीशन जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं उर्सुला उर्सुला वॉन डेर लेन वॉन डेर लेन। ये राइट नाउ क्या है, कमीशन की प्रेसिडेंट है। और दूसरा जो पोस्ट होती है वो होती है काउंसिल प्रेसिडेंट। तो ये भी आप लोगों को इसके अंदर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और हम उर्सुला वॉन डेर लेन को क्या के आ जाएंगे, वहां पे मार्क करके आ जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करना, है ना। तो चार्ल्स जो माइकल है वो राइट नाउ क्या है, काउंसिल प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है यूरोपियन यूनियन के बारे में, और उसके द्वारा फंड जो रिलीज किया गया है उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे क्या कहा गया है, तो बिजनेस वाले सेक्शन के अंदर कहा गया है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो डिप होता हुआ दिखा है। किसके अगेंस्ट में, तो इंपोर्ट के अगेंस्ट में। इंपोर्ट ज़्यादा रहा है और एक्सपोर्ट कम रहा है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और जो रिकॉर्ड डेफिसिट देखने को मिला है किस चीज़ के अंदर, तो ट्रेड डेफिसिट के अंदर जो रिकॉर्ड देखने को मिला है वो लगभग कितना रहा है, तो 23.27 बिलियन डॉलर के आसपास में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप देखने को मिला, जो कि माइनस में रहा है, यानी जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। मतलब ये कहा गया है कि इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया गया वो कितना किया गया है और जो इंपोर्ट किया गया है वो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्लियर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम रहा है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। वहीं पर बिजनेस के दूसरे पार्ट की तरफ यदि बात करें तो यहाँ पे भी एक ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। किसके बीच के अंदर, तो इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड डेफिसिट कुछ लगभग देखने को मिला है 30 बिलियन डॉलर के आसपास। और ये कब से कब तक के मंथ के बीच का है, तो अप्रैल से सितंबर के मंथ के बीच का ये ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 30.07 बिलियन डॉलर के आसपास में रहा, ऐसी जानकारी पार्लियामेंट के अंदर दी गई है। क्लियर, और कितना एक्सपोर्ट किया गया है, तो ये जानकारी आपको मैं बता दूं कि भारत के द्वारा चाइना को जो एक्सपोर्ट किया गया वो किया गया 12.26 बिलियन डॉलर के आसपास। और वहीं हमारा इंपोर्ट रहा है चाइना से 42.33 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 30 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के बीच में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करें अगले अगले आर्टिकल की तरफ, यहाँ पे क्या बात की गई है कि साइबर अटैक्स जो है वो देखने को मिला है पिछले 10 महीने के अंदर लगभग 26,000 इंडियन साइट्स जो हैं उस पर अटैक देखने को मिला है। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जो हमें हमें काम करने को ज़रूरत है किस चीज़ को लेकर के, कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने को लेकर के यहाँ पे काम करना चाहिए। एक डेटा निकल करके आया है कि टोटल नंबर ऑफ दी जो अटैक रहे हैं अलग अलग ईयर के अंदर, यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है ना। सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक हमें देखने को मिला है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो देखने को मिला है कब, 2021 में। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगी। क्लियर, इसके अलावा अगले पेज की तरफ हम बात करें तो वो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में यहाँ पे जानकारी दी गई है, कल वाले आर्टिकल को यहाँ पे कवर अप किया गया है। क्या कहता है कल वाले आर्टिकल में, हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रो हमें देखने को मिली है इकोनॉमी के अंदर, तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई है कि जीडीपी जो भारत की रही है वो ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। और सेकंड जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भारत की जो ग्रोथ है वो 8.4% सेकेंड क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर देखने को मिली है। फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर 20.1% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट थी, और इसको कंपेयर किया गया लास्ट ईयर के जो टाइम पीरियड था, पैंडेमिक टाइम पीरियड था, उससे इसको कंपेयर किया गया है। क्लियर, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और मैंने आपको बताया भी था कि क्वार्टरली रिपोर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये
4 बार रिपोर्ट रिलीज की जाती है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है भारत में? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 ऑफ मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है भारत के अंदर। और ये 2021-22 की ये जो रिपोर्ट है, इसकी सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया की ग्रोथ हमें देखने को मिली है 8.4% के हिसाब से। अब यहाँ पे जीडीपी को लेकर के बात की गई है, तो जीडीपी क्या होता है ये भी कल मैंने आपको बताया था कि देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, है ना, इंडिया का मैप जो है वो आप दिमाग में देख लीजिए कि इंडिया का मैप जो है उस बाउंड्री के अंदर होने वाले टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यू होगा वही जीडीपी कहलाएगी। मैं बात कर रहा हूँ मार्केट वैल्यूज, मतलब कोई प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। किसी प्रोडक्ट के इनपुट से लेकर के उसके फाइनल आउटपुट तक का हम पूरा जोड़ करके, है ना, सारे टैक्सेस वैक्सेस उसमें इंक्लूड करके हम उसे बेचते हैं बाजार में, और जितनी उसकी वैल्यूज होगी उसको हम कहते हैं जीडीपी, है ना। यही चीज मैंने डेफिनेशन में बताई कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल जो प्रोडक्शन है और टोटल जो सर्विसेज है किस देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, उसका टोटल मार्केट वैल्यू को ही हम जीडीपी यहाँ पे बोलते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑथर के द्वारा क्या लिखा गया है। ऑथर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है कि भाई कि रेफ्यूजी वाला जो मामला है ये आज का मामला नहीं है, ये काफी पुराने ऐसे मामले हैं जो एक दूसरे की बॉर्डर के अंदर यहाँ पे इंटरफेयर करने को मिलेगा आपको, या एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्राइसिस को टेकल करने की जरूरत है, इसके बारे में ऑथर ने लिखा है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज चर्चा में आपको देखने को मिली थी कि भाई कि जो पोलैंड और बेलारूस के बीच की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्रॉस करके या उसे तोड़ करके ये जो रेफ्यूजीज हैं ये कहाँ पर एंटर हो रहे हैं? तो ये एंटर हो रहे हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड किसका हिस्सा है? तो ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और यूरोपियन यूनियन ने भी इस चीज को लेकर के कहा था कि भाई हम चाहे तो अटैक कर सकते हैं, हम चाहे तो उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि काफ़ी सारे लोगों की जानें जाएँगी, है ना? आर्मी चाहे तो एक्शन ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बेलारूस को ये कहा गया कि आपको इसे कंट्रोल करने की या उसे रोकने की ज़रूरत है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। ये चीज़ के बारे में बात की गई है। क्योंकि बेलारूस को के बारे में ऐसा कहा गया है ईयू के द्वारा कि ये ईयू को तोड़ने की साजिश है। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कहीं न कहीं बेलारूस से पोलैंड के बीच में ये जो माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा रेफ्यूजीज का, वो रशिया के सपोर्ट से ये हो रहा है, ऐसी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इसे हमें टैकल करने की ज़रूरत है, इसे रोकने की ज़रूरत है, पीस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ऑथर के द्वारा लिखा गया है ना? तो ये डिस्प्यूट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है भाई, बॉर्डर को तोड़ करके कहाँ ये एंटर हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ये बेलारूस से पोलैंड के अंदर जा रहे हैं, है ना? तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्लियर? इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। क्या बोलता है भाई आर्टिकल? अगले आर्टिकल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक बिल लाया गया था, और वो बिल था किस चीज को लेकर के कि 3 इसकी क्या होंगी, कैपिटल होंगी। इसके बारे में यहाँ पे एक बिल लाया गया था, है ना, 2020 के अंदर। और उस बिल को हम क्या कहते हैं? द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड। और वो बिल को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश डिक्लेराइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020, जिसको फिर क्या कर दिया गया, जो वहाँ के सीएम है या वहाँ की जो पार्टी है, YSR कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा इस बिल को क्या कर दिया गया, वापस से उनके हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर इसको रिपील कर दिया गया। अब आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020 को क्या कर दिया गया, हाउस के अंदर पास कर लिया गया। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए इससे पहले किसकी सरकार थी? तो इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी,
जिनके जो हेड थे या प्रेसिडेंट जो थे, जो सीएम थे उस समय, एन चंद्रबाबू नायडू, और उनके द्वारा राज्य की एक कैपिटल को क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था, और वो थी कौन सी, अमरावती इसकी कैपिटल होगी, इसके लिए अनाउंस किया गया। अमरावती किस तरीके की कैपिटल, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है इसको अनाउंस किया गया था, किसके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा। लेकिन उनके बाद में फिर अगली जो सरकार बनकर के आई, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम 3 तरीके की कैपिटल आंध्र प्रदेश के अंदर रखेंगे, क्योंकि हम अलग-अलग तरीके से इन रीजन को क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो 3 कैपिटल होंगी, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। तो दूसरी कैपिटल कौन-सी होगी, इसके लिए बिल लाया गया, तो विशाखापट्टनम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, ये तो ठीक है। विशाखापट्टनम के बारे में कहा गया कि ये आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव क्या होगी, कैपिटल होगी, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया, इसके लिए बिल लाया गया। इसके अलावा एक और जो कैपिटल होगी वो होगी कुर्नूल। ध्यान रखना, कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश की कौन सी कैपिटल होगी, तो जुडिशियल कैपिटल होगी, इसके बारे में यहाँ पे ये बिल को लाया गया, और ये कहा गया कि हम तीनों को अलग-अलग तरीके से कैपिटल में कन्वर्ट करके हम उनके डेवलपमेंट को लेकर के काम करेंगे। जबकि ये कहा गया कि इन तीनों कैपिटल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है। ये भी जानकारी इसके अंदर दी गई। जैसे बात करें विशाखापट्टनम से कुर्नूल का जो डिस्टेंस है, वो लगभग कुछ 700 किलोमीटर के आसपास का है। क्लियर? और वहीं यदि हम बात करें कुर्नूल से अमरावती की बीच का डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 370 किलोमीटर के आसपास का है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ये बताया गया कि भाई कि आप किसको फिर किस तरीके से डेवलप करेंगे जब इनके बीच का डिस्टेंस आपको इतना देखने को मिल रहा है। और इसके लिए वहाँ पे काफ़ी सारी कमिटीज़ भी बनाई गई कि क्या इस तरीके का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उन सभी कमिटीज़ का एक ही तरीके का क्या रहा, आंसर रहा कि हाँ, हमें इस तरीके की क्या बनानी चाहिए, कैपिटल को डिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन बाद में इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली, है ना? वहाँ की गवर्नमेंट को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फाइनली फिर इस के जो बिल है, कॉन्सेप्ट है, इसको फिर क्या किया गया, रिपील कर दिया गया। इसके बारे में यहाँ पे ऑथर के द्वारा मेंशन किया गया है ना? तो ये जानकारी इसके अंदर दी गई है। आगे बात करते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, ये जानकारी भी आपको रखना है। आंध्र प्रदेश अलग कब हुआ, तेलंगाना कब हुआ, तो 2 जून, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सब मामला किसके बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो 2 जून जो है 2014, आंध्र प्रदेश जो है 2 हिस्सों के अंदर आपको देखने को मिला, है ना? एक जो राज्य इससे अलग हुआ वो हुआ तेलंगाना, और दूसरा जो बना वो बना एपी। ठीक है, तेलंगाना में चले गया हैदराबाद। तो आज कैपिटल जो है तेलंगाना की वो कौन-सी है, तो हैदराबाद है, और आज की डेट में आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है, आपको देखने को मिलेगी। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूँ कि 1953 के अंदर भाषाई आधार पर, है ना, लिंग्विस्टिक के आधार पर, है ना, के बेसिस पर बनने वाला भारत का पहला स्टेट यदि कोई सा था, फर्स्ट स्टेट, तो वो आंध्र प्रदेश ही था, 1953। क्योंकि इसकी लैंग्वेज के बेसिस पर इसको बनाया गया, तो तेलुगु भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य जो बना था, लिंग्विस्टिक स्टेट जिसको हम कहते हैं, 1953, वो आंध्र प्रदेश ही था। और आंध्र प्रदेश की उस समय कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो कुर्नूल उसकी कैपिटल हुआ करती थी। फिर बाद में 1956 में इसमें क्या कौन ऐड हुआ, तो तेलंगाना इसके अंदर शामिल हुआ। देखिए, आंध्र प्रदेश जब बना था तब तेलंगाना उसका पार्ट नहीं हुआ करता था, तेलंगाना अलग था, अलग रीजन में आता था। लेकिन 1953 के बाद 1956 में तेलंगाना इसके अंदर शामिल हुआ, और कुर्नूल से इसकी कैपिटल फिर क्या बदली, हैदराबाद हुई। तब से लेकर के 2 जून 2014 तक ये हैदराबाद कैपिटल रही आंध्र प्रदेश की। फिर 2 जून 2014 में अलग हुआ तेलंगाना, और इसकी जो कैपिटल है वो तेलंगाना में शिफ्ट हुई, है ना? वहाँ चली गई, और फिर अमरावती बनी कैपिटल किसकी, आंध्र प्रदेश की। तो ये जानकारी आप लोगों को इसके अंदर रखनी है। इसके अलावा अगले आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो भाई
ये जो जजमेंट आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट को लेकर के यहाँ पे ये कहा गया है कि इन जजमेंट में काफ़ी सारे एरर्स हैं और इनमें इनको चेंज करने की ज़रूरत है या इनको इनके अपने जजमेंट में सुधार करने की ज़रूरत है या उन्हें और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं अपने जजमेंट को लेकर के थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, ये चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं ऑथर के द्वारा। तो 2 मामले अभी हाल-फिलहाल में आए थे कौन से एक्ट के तहत तो उसे उस एक्ट को हम बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। अब यहाँ पे पॉक्सो एक्ट क्या है इसके बारे में जानकारी दी गई है। पॉक्सो एक्ट क्या है भई? तो चाइल्ड जो एक्ट है ना? प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत क्या हुआ कि इस एक्ट को लाया गया, इस ऑफेंसेस एक्ट को लाया गया जिसमें ये कहा गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ में यदि सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे उन्हीं सज़ाओं के बारे में लिखा गया है। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक केस में ये कहा गया कि जो व्यक्ति है जिसको इसके अंदर सज़ा दी गई थी उसको क्या कर दिया गया? उसको बरी कर दिया गया ये कह कर के कि उस व्यक्ति के द्वारा जो सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था वो एक तरीके से ओरली किया गया था। है ना? ओरल सेक्सुअल हरासमेंट था तो इस चीज़ को लेकर के उसको क्या कर दिया गया? उस केस से बरी कर दिया गया। तो ये मामला फिर कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो सेक्सुअल जो हरासमेंट उस व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे का जो किया गया, तो वहाँ पे वो हरासमेंट का जो इंटेंट जो था, वो हरासमेंट का इंटेंट था, ना कि ये देखना कि भाई कि वो स्किन टू स्किन था, है ना? या स्किन टू क्लॉथ था, ये इस तरीके से आपको ज़रूरत नहीं है ना? हरासमेंट तो हरासमेंट होता है, इस चीज़ को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एक्शन लिया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी एक व्यक्ति को सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के एक छोटे से बच्चे के ऊपर है ना क्या किया गया हरासमेंट किया गया तो उस चीज़ को लेकर के उसकी सज़ा जो थी 10 साल से कम करके उसकी 7 साल कर दी गई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को लेकर के कि ये कहा गया कि भई कि जो अ मतलब ये जो इलाहाबाद वाला जो केस था उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि भई हमने सज़ा इसलिए कम की क्योंकि जो व्यक्ति था उस जो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर उसको जो सज़ा दी गई है, वो एग्ग्रेवेटेड प्रिटेंटिव तरीके से नहीं किया गया था, इस वजह से उसकी सज़ा को क्या कर दिया गया कम कर दिया गया। तो ये मामले अभी हाल-फिलहाल में हमें देखने को मिले हैं भारत के अंदर। तो इस चीज़ को लेकर के ऑथर के द्वारा क्या कहा गया है कि कहीं न कहीं ये जो जजमेंट हैं, इनमें इनको देखने की ज़रूरत है, इनमें थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, इनमें उनको थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है ना? क्योंकि हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट यदि है चाइल्ड को लेकर के, तो उसमें उनको क्या नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो थोड़ा-सा आपको एक्ट के बारे में जानने की ज़रूरत है। एक्ट कब लाया गया था, है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया है, 2012 के अंदर इस एक्ट को लाया गया था और इसमें काफ़ी सज़ा का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को देखना है इस पार्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पार्ट में, हमारे आज के पेपर के अंदर, तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, है ना? आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहुँचा सकते हैं और आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।